भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं रोहित सावल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, जबकि इस गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की स्थिति बहुत खराब रही। बेहद लचर प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने किया। महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई बीएसपी। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा बड़ा एक और जो सबसे अहम बात यह है, ये तमाम जो सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी में कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल अब उभर कर सामने आ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, उत्तराखंड में बीजेपी किसको सौंपेगी सत्ता की कमान, ये भी बड़ा सवाल है पड़ोसी राज्य के लिहाज से। और यूपी को राहुल अखिलेश का साथ क्यों पसंद नहीं आया, इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। और बीएसपी की करारी शिकस्त की क्या रही बड़ी वजह, ये तमाम जो सवाल है जो आज के नतीजों के बाद रह रहकर उठ रहे हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश आज हम प्राइम टाइम की इस बड़ी बहस में कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों राहुल और अखिलेश का साथ उत्तर प्रदेश को पसंद नहीं आया और बीएसपी की करारी शिकस्त की क्या वजह रही। तो बहरहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल भी जुड़े हैं वीडियो वॉल से। सबसे पहले अतुल के पास चलते हैं। अतुल, मैं चाहूंगा कि 7 चरणों में यह चुनाव हुआ। पहले फेज की बात करें, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह चुनाव जब शुरू हुआ, तो पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और गठबंधन यानी समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, क्योंकि यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और बीएसपी की वहां पर मजबूत पकड़ मानी जाती थी अब तक। लेकिन इस बार क्या नतीजे रहे पहले फेज के, आइए आपको दिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वो नतीजे दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल रोहित, हम दिखाते हैं कि जहां से शुरुआत हुई थी विधानसभा चुनाव की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड, वहां पर जैसा आपने बताया कि बीएसपी मजबूत स्थिति में रहती है। लेकिन क्या समीकरण थे, हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखाते हैं वीडियो वॉल के जरिए कि क्या स्थिति अभी थी वहां पर, जो वहां सीटें थी उसमें क्या स्थिति। अगर बात करें बीजेपी की तो 66 सीटें एक साथ स्वीप कर दिया। ये देखिए, बिल्कुल किसी को मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में यहां पर रोहित सिर्फ 3 सीटें गई। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को अगर देखें यहां पर 3 सीटें मिली और अन्य की बात करें तो अन्य यहां पर बिल्कुल 1 सीट पर सिमट कर गया। यानी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे रोहित की, ये वो इलाका जहां पर जाटलैंड है, जाटों को लेकर कुछ चर्चाएं भी चल रही थी, खासतौर से यशपाल मलिक जो कि हरियाणा में जाकर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। और जैसा उस वक्त हुआ था कि हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी बिल्कुल वोट नहीं मिला। बहरहाल अब बढ़ेंगे आगे और मैं चाहूंगा तुल अब दूसरे फेज की भी आप स्थिति दिखाएं। दूसरा फेज की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड का कुछ इलाका इस दूसरे चरण में आ रहा था। मैं चाहूंगा आप दिखाएं दूसरे चरण के नतीजे क्या रहे हैं। जी हाँ, अगर बात करें दूसरे चरण की, जैसा आपने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड का इलाका, तो यहां पर देखिए उन तमाम सीटों में बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत हासिल की, 50 सीट बीजेपी के खाते में। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी 17 सीटें यहां पर दिख रही हैं। इस फेज में कम से कम इतना मिला। बसपा का खाता नहीं खुला और अन्य का खाता नहीं खुला, यानी यहां पर 2 पार्टियों में बंटवारा हुआ। एक जो कि अब सत्ता में काबिज होने वाली है, बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ 50 सीट उसके पास इस दूसरे चरण में, और तीसरा वहां पर 17 सीटें सपा को। रोहित, बिल्कुल अतुल, अब मैं चाहूंगा कि आप तीसरा चरण जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिसमें अवध का इलाका आ रहा था, उधर इस चरण में क्या स्थिति रही, किस पार्टी के, मैं चाहूंगा आप वीडियो वॉल के जरिए दर्शकों को जरूर दिखाएं। जी हाँ, ये तीसरा जो चरण था और जो इलाका था, जैसा आपने कहा अवध का सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां पर क्या है, ये आप देखिए, बीजेपी को सपा के गढ़ में 55 सीटें मिली और खुद समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आप देखिए यहां पर 12 सीटों पर सिमट कर रह गई अपने ही गढ़ में। बसपा को यहां पर खाता खुलकर 2 सीटें जरूर मिली हैं, अन्य की बात करें तो कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर देखिए यहां पर सबसे अहम पार्टी बनकर इस सपा के गढ़ में भी बीजेपी ही उभरी है। तो ये तीसरा ऐसा चरण जहां पर सपा का गढ़ था और यह अवध का इलाका, यहां पर जो परिस्थितियां थी, जो उम्मीदें की समाजवादी पार्टी को, इस चरण में भी तगड़ा झटका लगा है। यह तस्वीर थी तीसरे चरण के इलाके की। रोहित, तो अतुल बिल्कुल 3 चरणों की आपने तस्वीर दर्शकों को दिखाई।
अब मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं कि किस तरह से जब नतीजे सामने आए, रुझान जब सामने आ रहे थे, अभी नतीजे कुछ ही सामने आ रहे थे, उस वक्त बीएसपी सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा। अतुल, मैं चाहूंगा ये दर्शकों को दिखाएं क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। अतुल। जी हाँ, बिल्कुल। नतीजे जो आ रहे थे उस बीच में ये जिक्र हो रहा था कि मायावती क्या बोलेंगी, मायावती कब सामने आएंगी। सुनते हैं जरा कि मायावती क्या कह रही थी उस वक्त, क्या आरोप लगाया। परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने तो कहना। ठीक है, तो ये मायावती की बात आपने सुनी। अब सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा नतीजों के बाद, उसे भी सुनिए। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको आज नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। और मैं समझता हूं पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, दो युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम, जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। आपने बीएसपी को सुना। बीएसपी का साफ तौर पर कहना था कि ईवीएम को मैनेज किया गया, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आते हैं और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो ऐसा आरोप लगा रही है तो इस पर जांच होनी चाहिए। मैं भी अपने स्तर पर जब बूथ लेवल की हम समीक्षा करेंगे तब इस बात का हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गठबंधन पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन लगता है जनता को उससे ज्यादा चाहिए, जनता को शायद बुलेट ट्रेन चाहिए, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा चाहिए। यानी अखिलेश यादव ने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की। अब सुनिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कुछ कहा जब पूरे नतीजे सामने आ गए, जब वो दिल्ली में मीडिया के सामने आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और
उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये पांचों राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी, और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है इसके साथ देश की जनता और विशेषकर गरीब तबका जो है वो अपने आप को वो फैसले के साथ अपने आप को जोड़ता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई। आपने बीएसपी को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना और आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सामने आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को तो आपने सुना, लेकिन शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, जो कि जसवंत नगर सीट से चुनाव जीते हैं, उनका नतीजों के बाद क्या कुछ कहना है वो सुनिए, क्योंकि शिवपाल यादव के इस बयान के कई मायने हैं। काउंटिंग का इंतजार है और परिणाम तो अच्छे। क्षेत्र की जनता ने बड़ी जीत कराया है, इसके लिए हम सभी जनता को बधाई दे रहे हैं। और अब जनता ने जो जनाधार दिया है उसे हम सब लोग स्वीकार करना चाहिए। हमें जसवंत नगर क्षेत्र की जनता ने बड़ी जीत कराया है, इसके लिए हम सभी जनता को बधाई दे रहे हैं। और अब जनता ने जो जनाधार दिया है उसे हम सब लोग स्वीकार करना चाहिए। हमें जसवंत नगर क्षेत्र की जनता ने यादव को सुना, उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए और मैं बड़ी जीत जनता ने मुझे दी है, उस जीत के लिए मैं जनता का अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ ये कहा कि जो मैंडेट मिला है उसे स्वीकार करना होगा, करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे आखिरकार इन नतीजों के क्या मायने हैं और कौन होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और एक बार लखनऊ चलेंगे जहां पर हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सहयोगी अतुल के पास चलते हैं। अतुल, दिखाएं पहले 3 चरणों में, सिलसिलेवार दिखाइए, पहला, दूसरा और तीसरा चरणों में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है। अतुल। बिल्कुल रोहित, अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखाते हैं। हम प्रथम चरण से शुरुआत करें तो बीजेपी को वहां पर 66 सीटें मिली हैं जाटलैंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सपा की बात करें तो 3 सीटें, बीएसपी की बात करें तो उसको भी 3 सीटें मिली हैं। अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 1 सीट मिली है। तो कुल मिलाकर यह पहले चरण की तस्वीर। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण की तस्वीर भी हम दिखाते हैं कि द्वितीय चरण में जो कि रोहिलखंड का पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका था, वहां पर 50 सीटें बीजेपी को मिली हैं। अगर सपा की बात करें तो यहां पर 17 सीटों पर वो सिमट गई। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को यहां पर कोई सीट नहीं मिल पाई है और अन्य की बात करें तो उनका भी खाता नहीं खुला। अगर तृतीय चरण की बात करें जो कि अवध का इलाका और गढ़ है समाजवादी पार्टी का, वहां पर क्या तस्वीर आप देखिए, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बीजेपी यहां पर उनके गढ़ में जाकर 55 सीटें जीतने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 12 सीटों पर सिमट गए। बीएसपी की बात करें तो 2 सीटें उनको मिली हैं और अन्य की बात करें तो यहां पर उनका खाता नहीं खुला। तो ये 3 चरणों की तस्वीर है रोहित। बिल्कुल,
फिलहाल लखनऊ चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और साथ ही साथ अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, और कर्नल सत्यवीर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत विजय जी आपसे करेंगे। लगातार विजय जी हम और आप चर्चा कर रहे थे, और जब भी चर्चा हुई आपका अनुमान भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, सरकार बीजेपी बना सकती है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी हमने पहले 3 चरणों के आंकड़े दिखाए। भारतीय जनता पार्टी जो फर्स्ट 3 फेज थे, उन तीनों फेजों में अगर मिला दिया जाए तो 171 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने पहले 3 चरणों में 32 पर गठबंधन और 5 सीटों पर बीएसपी ने महज। तो विजय जी, ये लगता है कि पहले 3 चरण में ही भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त बना चुकी थी, लेकिन इस जीत के पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं विजय जी? देखिए रोहित जी, इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस कॉम्बिनेशन ने माइनॉरिटी कार्ड खेला, साथ में बहुजन समाज पार्टी ने भी अल्पसंख्यक कार्ड खेल दिया। दोनों पार्टियों ने सारा फोकस 20% मुस्लिम वोटरों पे किया। हालांकि मैं इस बात के बहुत सख्त खिलाफ हूं कि मतदाताओं को धर्म के खांचे में बांट के देखा जाए, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्चाई है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये बात कहनी पड़ रही है कि जब धर्म के आधार पर इन लोगों ने वोट मांगने शुरू किए तो चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आया। न्यूटन का एक थर्ड लॉ बहुत चर्चित है कि जितनी क्रिया करिए उसकी बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन लोगों ने जितना ज्यादा ध्यान अल्पसंख्यक वोटों पे लगाया, उतना ही उस इलाके में बहुसंख्यक वोटों में एकजुटता आई। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम महिला वोटरों ने शायद इस बार, ये अभी थोड़ा पक्के तौर पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जो आकलन में आया है कि बहुत से इलाकों में उन्होंने भाजपा को वोट किया है, और बहुत से इलाकों में मुस्लिम घरों से महिलाओं को वोट करने के लिए निकलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनके वोट परसेंटेज में कमी आई है। इस वोट परसेंटेज की कमी ने इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि वहां जाट आंदोलन के समर्थक जो नेता थे, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। जब जाट ने ये रुख दिखाया नेताओं ने, तो जो बाकी जातियां थी, जो परस्पर गांव में दबदबे के लिए जिनके बीच में थोड़ा सा संघर्ष और टकराव रहता है, वो ऐतिहासिक है और परंपरागत तौर पे होता रहा है, 2-4 सालों में नहीं बल्कि वो 100-200 सालों से चल रहा है। तो उनमें एकजुटता आ गई, वो चला गया भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। और मेरी जानकारी के मुताबिक दोपहर तक जब जाट समुदाय के लोगों ने देखा कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को, वहां पे जीत मिलने की संभावना कम है। दूसरा, जो सामाजिक ताना बाना थोड़ा संवेदनशील है धार्मिक तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उस चीज को देखते हुए दोपहर के बाद जाट समुदाय ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू मिल गया। उनको जाटों का भी आधा वोट मिल गया, और बाकी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का भी वोट मिल गया, जो आमतौर पे जैसे गुर्जर जाति है वो जाटों के साथ कम वोट करना पसंद करती है। चौधरी चरण सिंह भी जाट और गुर्जर एक नहीं जोड़ पाए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे अटैक किया बुद्धिजीवियों ने, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही। लेकिन जो गांव की जनता है, उसने पूरे चुनाव को अलग नजरिए से देखा। गांव के लोगों के फोकस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो एक कठोर फैसला लेने वाले नेता की छवि जिनकी बन चुकी है, और जिनकी छवि ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो देश हित में करते हैं सॉरी, अपना नफा नुकसान वो नहीं देखते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो इस एक मजबूत कदावर नेता की जो इमेज नरेंद्र मोदी की बनी, उससे उनको ढेर सारे वोट गांव में मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो ब्याज माफी का जो इनका वादा रहा, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साथ में उन्होंने गन्ना किसानों के लिए और दूसरी जो अपने संकल्प पत्र में घोषणाएं की, उसने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इस वजह से, लेकिन आप देखिए, हम लोग इस बात से अच्छी तरह से अनुमान नहीं लगा पाए कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल, बड़ी हैरान करने वाली विजय जी, 66 सीटें मिली है बीजेपी को। अलग अलग विजय जी, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें
सपा गठबंधन को 3 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें। आप सोचिए, और तीसरे फेज आते आते तो 171 का आंकड़ा छू गई थी बीजेपी। यह अनुमान किसी को नहीं था। ये अनुमान खुद भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, और जो हमारे साथी जर्नलिस्ट उस इलाके में रहते हैं, जो एक दिन पहले तक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शायद किसी मंडल में 2 सीट जीत ले, किसी में 1 सीट जीत ले, दूसरे दिन वोटिंग के बाद जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनका मानना था नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट बहुत मिले हैं, गरीब गुरबों के, गांव के लोगों के और तमाम ऐसे लोगों को, ऐसी जातियों के जिनकी आबादी कम है, उनके वोट एकमुश्त बीजेपी के पक्ष में गए हैं। तो चूंकि उनको जाटों के भी वोट मिल गए दोपहर के बाद मतदान के दिन, और बाकी जातियों की एकजुटता, गोलबंदी उनके पक्ष में हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों में 66 सीट जीत जाती है। और ये वो इलाका है जहां पे माइनॉरिटी के वोटों को लेकर सबसे ज्यादा जद्दोजहद रही। मीडिया सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस कर रहा था कि जहां 30% से ज्यादा माइनॉरिटी है वो किसके साथ जा रहा है। तो माइनॉरिटी के वोटों में जो ये चमत्कार हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं उन्होंने भी जो वोट दिया है उससे भी बीजेपी को फायदा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब बहरहाल आगे बढ़ेंगे, सपा नेता के पास चलेंगे, कर्नल सत्यवीर सिंह। कर्नल साहब, क्या कहना आपका? पहले 3 चरण में महज 32 सीटें आपके गठबंधन को मिली, यानी आपकी पार्टी को मिली। बहुत खराब प्रदर्शन, क्या वजह आप इसके पीछे की मानते हैं? देखो, ये सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं भारतीय जनता पार्टी को, बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया जी। और अब रही बात इसकी कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में क्या हुआ, कि देखो, जब मतदाता एक मन बना लेता है, एक सोच लेता है कि अभी इसको जिताना है, तो उस मन से वो मत का दान करता है। और इसका आप चाहो कि इसका पता ठीक तरीके से लगे, ये नहीं आभास होता है। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत अच्छाई है, अब बहुत परिपक्व हो गया है। इसमें मतदाता जैसे पहले बीएसपी को पूरी तरह से बहुमत में यहाँ पे लाई, सरकार बनाई, उसके बाद दूसरे जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को पूरा बहुमत दिया। और इस बार मतदाताओं ने, क्योंकि वही एक ऐसा शक्तिशाली उसके पास में है, ये वोट का पावर है, जो उसने दिया वो उसके इस्तेमाल करते हुए उसने अपना मन बना के पूरी ताकत के साथ में बीजेपी को पूरी बहुमत दिया है। और इस प्रचंड बहुमत के साथ में अब ये बहुमत नहीं दिया बल्कि जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी को कि आप जो जो वादे किए हैं उसको पूरा करें। समाजवादी पार्टी का यह इतिहास रहा है कि जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं, और अब इनके पास भी ये कहने के लिए नहीं है कि हम ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब हवा में बातें नहीं चलेंगी बल्कि जमीन में उतारना पड़ेगा। जनता ने अपनी तरफ से उनको ये दे दिया है अपना मत, और पूरा मैंडेट उनके फेवर में दिया है, ताकि किसी भी तरह का उनके पास में कोई गुंजाइश नहीं रहे। बिल्कुल सही, आपको हवा में बातें करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अच्छे दिन आए, एक्सप्रेस वे से जो लड़ाकू विमान है वो तो आपने भी उड़ाया, उसकी लैंडिंग करवाई, लेकिन बुलेट ट्रेन अब इनको जमीन पर चलानी होगी। बहरहाल अंशु अवस्थी, आपकी पार्टी का प्रदर्शन, आपकी अखिलेश यादव कहते थे कि साइकिल पर जो अगर हाथ लग जाए तो साइकिल और तेज दौड़ेगी, लेकिन आपने तो, लेकिन हाथ साइकिल पर क्या लगा, साइकिल के तो दोनों पहिए पंचर हो गए। देखिए रोहित जी, ऐसी बात नहीं है। गठबंधन को लेकर अभी भी कहीं पर भी विश्वास में कमी नहीं आई है। जो हमारे दोनों युवा नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों जी, हाँ, ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, शायद हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए या समझने में नाकाम रहे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया था जी, और जिस तरीके का एक विशेष पार्टी के द्वारा ध्रुवीकरण किया गया, तो कहीं न कहीं लोगों को हम लोग जो ये एक सांप्रदायिक या एकता का संदेश था उसको देने में नाकाम रहे, अपनी बात को पहुंचाने में नाकाम रहे। जनता जनार्दन का जो भी जनादेश है वो शहर स्वीकार है, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई है।
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, क्योंकि इनका जो संकल्प पत्र है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि इनके संकल्प पत्र में वही बातें थी जो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के बहुत सारे वादे थे, उनको ही कॉपी किया इसके। लेकिन अब जरूरत है कि उत्तर प्रदेश हम हमेशा एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, चाहे जिस स्थिति में हो, और उत्तर प्रदेश के हित में बराबर आवाज उठाते रहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा वादा था किसानों का कर्जा माफ हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी मोदी जी से इस बात को लेकर मिले भी थे। किसान मांग पत्र जो हमने भरवाए थे जी, मोदी जी ने भी वादा किया है कि सरकार बनने के पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ होगा, ये पहला निर्णय होगा जी। हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने वादे को दोहराए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और बाकी चलिए, अच्छी बात है अंशु अवस्थी साहब, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद हम संजीव सिंह जी आपके पास आएंगे और आपको जीत की शुभकामनाएं तो देंगे, लेकिन साथ ये भी जानेंगे कि जीत कैसे हासिल हुई और अब आगे चुनौतियां क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लखनऊ चलते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव सिंह साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे जो ये जीत हासिल हुई, इस जीत के पीछे की बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? और इस जीत के साथ कई चुनौतियां भी आपके सामने हैं, क्योंकि जनता ने जितना प्रचंड बहुमत आपको दिया है, जनता की उम्मीदें भी उतनी ही प्रचंड है आपसे। संजीव जी। बिल्कुल रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपके करोड़ों दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रकार का प्रचंड समर्थन और बहुमत। जी, सबसे पहले मैं आपके करोड़ों दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और पुरजोर समर्थन दिया है। दूसरा, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी जीत की बात आप पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है, अगर आप इसको देखेंगे 2014 में जिस प्रकार का परिणाम हमको मिला था, कमोबेश उसी प्रकार का इस बार भी हमको समर्थन मिला है। तो यानी लोकसभा में जो उन्होंने आस्था व्यक्त करी थी, वही आस्था कंटिन्यू हुई है विधानसभा चुनाव में भी। प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और अमित शाह जी का विलक्षण इलेक्शन प्लानिंग और हमारे प्रदेश नेतृत्व का जो चुनाव प्रबंधन जिस प्रकार से हमने किया है, 1,86,00,000 हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक सदस्य हैं, इन लोगों ने जो उत्साह के साथ पूरा इस चुनाव में लगे, और आज से नहीं लगे, पिछले 1 वर्ष से सतत जनसंपर्क हम करते रहे हैं। जनता के सरोकार वाले मुद्दों को हम उठाते रहे, जिन मुद्दों से जनता त्रस्त थी, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे वो विकास की योजनाओं का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना रहा हो, इन सभी पे हमने लगातार संघर्ष किया और उस कारण से जनता ने हमको समर्थन दिया है। मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि आज की जो राजनीति है, इस राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, जिस शिफ्ट को विपक्षी पार्टियां समझने से अभी दूर हैं। पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ है? आज जो हमारा वोटर है, जो हमारा सामान्य नागरिक है, वो ये चाहता है कि जो बातें आप कहें उनको धरातल पे इंप्लीमेंट भी करें। यानी विजन चाहिए, इंटेंट चाहिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए। इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो नेबरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप मध्य प्रदेश में चले जाएं, चाहे छत्तीसगढ़ में चले जाएं, आज हम 14 वर्ष से वहां पे लगातार राज कर रहे हैं। जितने चुनाव आ रहे हैं, उत्तरोत्तर जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो हम बात कर रहे हैं, मैंने जो VIE की बात करी, वो VIE के ऊपर हम वहां पर स्टेटफास्ट कमिटेड हैं। उसी चीज को अब उत्तर प्रदेश, तो ये आपके कहना है, आपकी ये तमाम बातें आपकी जीत का आधार रही। बिल्कुल, जो दुनिया संजीव जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, अगला सवाल भी आपसे लेना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमने 3 फेज के नतीजे 3 फेज के नतीजे दिखाए। अब एक बार फिर से अपने सहयोगी अतुल के पास चलूंगा। अतुल, मैं चाहूंगा आप चौथे फेज में बताएं किस पार्टी का क्या हाल रहा। या बिल्कुल, अगर हम चौथे फेज की बात करें तो बताते हैं कि यहां पर किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। अगर बीजेपी की बात करें तो 42 सीटें बीजेपी इस फेज में लेकर आई है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें
तो यहां पर फिलहाल उनको सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, 5 सीटें मिल रही हैं। अगर बसपा की बात करें तो बसपा को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं और अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं, यानी इसमें भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। फिफ्थ फेज की बात करें वो भी हम दिखा देते हैं यहां पर, आपको बता दें कि 5वें चरण में क्या कुछ रहा वो भी हम आपको दिखाते हैं, जो तस्वीरें यहां पर निकल कर आई। 5वें चरण में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर भी 45 सीटें जीतने में कामयाब रही, समाजवादी पार्टी 3 सीटें। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को यहां पर 4 सीटें मिली हैं और अगर अन्य की बात करें तो खाता नहीं खुला। ये 5वें चरण की तस्वीर। अब 6वें चरण की तस्वीर की बात कर लें तो 6वां चरण भी अहम था। बीजेपी की बात करें तो यहां पर 33 सीटें रोहित बीजेपी को मिली है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं और अब बात करें अगर बीएसपी की तो बीएसपी को यहां पर फिलहाल, चलिए तो ये कुछ गड़बड़ी इसमें तकनीकी आ रही है, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है। बीएसपी को यहां पर 7 सीटें मिली हैं और अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 1 सीट मिली है। यह है 6वें चरण की तस्वीर। और अब बात करें 7वें यानी आखिरी चरण के पूर्वांचल और जिस तरीके की उस वक्त चर्चाएं हुई थी, काशी का जिक्र, प्रधानमंत्री का जाकर रुकना, रोड शो करना, उसके बाद तमाम लोगों का रोड शो करना, तो 7वें चरण में जो 40 सीटें थी उसमें देखिए बीजेपी 40 में से 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। अगर बसपा की बात करें तो बसपा को 1 सीट यहां पर मिली है और अन्य की बात करें तो यहां 2 सीटें उसके खाते में गई। ये 7वें और आखिरी चरण की तस्वीर थी रोहित। हाँ बिल्कुल अतुल। और अतुल एक बार ओवरऑल अगर आंकड़े की बात करें, हालांकि हम टेली लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को और लेकिन इससे साफ जाहिर है। अब एक बार फिर से विजय जी के पास चलें। विजय जी क्या कहना है, 4था, 5वां, 6ठा और 7वां चरण, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा बढ़त बनाई और 6ठे चरण में समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। विजय जी गौर कीजिएगा, 6ठे चरण में सपा 0, बीएसपी 7 और अगर 7वें चरण की बात करें तो ये बीएसपी के साथ उल्टा हो गया। यहां पर बीजेपी ने 7वें चरण में 31 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 6, बीएसपी ने महज 1 सीट जीती है। तो पूर्वांचल में तो कहा जाए कि एक तरफा मामला देखने को मिला यहां पर। तो विजय जी देखिए रोहित जी, दरअसल अगर जनता इस बात का अनुमान लगा लेती कि पहले चरण में 73 में से 66 सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं, या जनता ऐसा महसूस करती कि 50 सीटें भी बीजेपी जीत रही है, तो मुझे लगता है कि 400 में से शायद 380 सीटें बीजेपी जीत सकती थी, क्योंकि फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जो सत्ता विरोधी रुझान था उसका फायदा बीजेपी को मिलता, साथ में जो असमंजस वाला वोटर होता है उसका भी फायदा इसको मिलता। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जब मतदान चल रहे थे, तीसरे चरण को ब्रेक इवन पॉइंट माना गया कि यहां से बीजेपी ने टेक ऑफ किया, लेकिन दरअसल उसने टेक ऑफ कर लिया था पहले चरण से जी। तो जो तीसरे चरण के बाद जो मतदान हुआ, जहां बीजेपी थोड़ा कमजोर भी थी, उन सीटों पे वो मजबूत हो गई और 3% 4% का जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो सत्ता के साथ जाना चाहता है, वो अपने आप इसके साथ जुड़ गया, जिसका असर आप देखिए 6ठे 7वें चरण तक गया है। 6ठे चरण में समाजवादी पार्टी का पहले दबदबा था पिछले 2012 में, और 7वें चरण में भी उसके पास अच्छी खासी सीटें थी। इन दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटी कार्ड फेल हुआ, बसपा का माइनॉरिटी कार्ड फेल हुआ, और बसपा ने अगर मुख्तार अंसारी के साथ पार्टी का विलय कराया उनकी कौमी एकता दल को, तो उससे इनको कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर इससे भी बड़ी बात कही जाए तो जो करिश्माई लीडर के तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन कैंपेन किया वाराणसी में, और जहां जहां नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई हैं वहां वहां बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल से लहर पैदा हुई। तो जो करिश्मा था नरेंद्र मोदी का, वो सिर चढ़ के बोल रहा था एक जादू की तरीके से लोगों के ऊपर। और ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि पहले चरण की जहां 73 में से 66 और उसके बाद लगातार 7वें चरण तक इनका जो रुझान है जनता का, और जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना रहा। इस बात का एहसास विपक्ष को बिल्कुल नहीं हो पाया, और शायद मीडिया भी जब तक मतदान हो रहा था तो इस बात को समझ नहीं पाया। देखिए 7वें चरण का जो इलाका है वो वाराणसी और उससे आसपास जुड़ी हुई सीटों का है। यहाँ पे मोदी फैक्टर ने जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल। कर्नल साहब क्या कहना है आपका? समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 6ठे चरण में 1 भी सीट ना जीत पाई सपा गठबंधन, और 7वें चरण में 6 सीटें। अगर वही बात करें हम 5वें चरण की 3 और चौथे चरण में 5 सीटें, तो ये जो आपके तमाम मंत्री जो थे वो एकदम लड़खड़ा कर गिर गए। क्या वजह आप मानते हैं कि आपके जो मंत्री थे, चाहे वो अगर हम कई बड़े नामों की बात करें, तो तमाम लोगों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, यानी
व्यक्तिगत करिश्मा भी काम नहीं आया। तो आप तो कह रहे थे काम बोलता है, ये कौन सा काम बोला? जो काम नहीं किया वो बोला, ये क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नहीं रोहित जी, ऐसा है कि इतना काम किया है मुख्यमंत्री जी ने कि जो जहां जाइए वहां पे आपको काम दिखाई दे रहा है, काम बोलता भी है। लेकिन मैं तो ये जनता जनार्दन है और ये वोटर है और जो मतदाता अपना मैंडेट देता है उसके सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है। ये लोकतंत्र है और यहाँ पे जनता की जीत होती है, उसके मत की जीत होती है। और जिधर क्योंकि ये जो सरकारें चलती हैं तो उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हमेशा रहता है। और यूपी का इतिहास उठा के देख लो कि ये दोबारा सरकारें वही रिपीट नहीं होती हैं, ये भी देखा गया है। ठीक है, तो ये तमाम सारे फैक्टर थे जी। काम करने के बावजूद इसने हमें, आपका कहना है कि काम करने के बावजूद काम नहीं बोला। ये जनता जनार्दन है, उनने जो मत दिया है उसको हम सरमाथे रखते हैं, ठीक है, उसको हम स्वीकार करते हैं। मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा कर्नल साहब। कई भूलें हुई होंगी, उस पर आत्ममंथन होगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी की परिपाटी रही है कि हम संघर्ष करेंगे और विपक्ष में बैठेंगे और दोबारा फिर जीत करके आएंगे। इससे प्रचंड बहुमत में जो अभी बीजेपी को मिला है उससे भी ज्यादा। ठीक है, अंशु अवस्थी साहब, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी का खराब रहा, लेकिन चलिए हम कम से कम 2 डिजिट की स्थिति तो देख रहे हैं। कांग्रेस के अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? कि आपको गठबंधन का भी फायदा नहीं हुआ, जो काम बोल रहा था उसका भी फायदा नहीं हुआ, तो आखिरकार हुआ तो क्या हुआ? देखिए रोहित जी, गठबंधन, चूंकि कांग्रेस की बात अलग इसलिए नहीं हो सकती है कि जब गठबंधन हुआ तो संयुक्त रूप से दोनों पार्टियों को चुनाव में उतरना पड़ा। भले हम 105 में लड़े, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में गठबंधन को लेके एक माइंडसेट था, एक मानसिक सोच बनी थी। फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इसकी समीक्षा होगी, लेकिन गठबंधन पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। दूसरी बात, जो रही बात भारतीय जनता पार्टी के काम और विकास की, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ना तो कोई ऐसा, मोदी जी ने केंद्र सरकार के जो वादे थे पूरे किए। चूंकि आज पहला दिन है, आज निर्णय का और मतगणना का दिन है, इसलिए मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। इस वार्ता को एक तरीके जो एक व्यवहारिक और शांतिपूर्वक है, मैं उसी पे इसको खत्म करना और ठीक है अंशु जी, साथ मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ संजीव जी के पास चलूंगा। संजीव सिंह जी, क्या कहना अंशु अवस्थी साहब को आपने सुना? लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया था, मुझे लग रहा है क्या कहना परिवर्तन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। परिवर्तन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संजीव जी, देखिए रोहित जी, इसमें मैं जी, अंशु जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों को चिंतन, मनन और मंथन तीनों करना चाहिए। बिल्कुल, चिंतन, मनन और मंथन दोनों करेंगे। 2012 और 2017 के बीच में इनका मत प्रतिशत आधा करीब हो गया। हम चिंतन क्यों हो रहा है? लेकिन आप अंशु जी, चिंतन तो आप तब करेंगे ना जब आप सुनेंगे। पहले बात तो सुनिए। आप बीच में टोका टाकी कर रहे हैं कुछ होने के बाद भी। रोहित जी, ये आप सुनिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए, देखिए रोहित जी देखिए, एक मजेदार चीज क्या है कि ये जो पार्टीज हैं, ये पार्टीज फैमिली लिमिटेड पार्टीज हो गई हैं, एक परिवार विशेष की पार्टी हो गई है। इनके साथ संकट क्या हो गया है? परिवार का जो शहजादा होगा या युवराज होगा, उसकी जो मैरिट है वही मैरिट सीलिंग लग जाती है। उससे ज्यादा, मैं जानता हूं अंशु जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि अपने युवराज से ज्यादा मेरिट अगर दिखाने का प्रयास करेंगे तो तुरंत इनको काट दिया जाएगा। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये चीज इनकी प्लानिंग में भी रिफ्लेक्ट करती है, ये जो भी विजन अपना बनाते हैं उसमें रिफ्लेक्ट करती है, और जब गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करते हैं वहां भी रिफ्लेक्ट करती है। तो सबसे पहले इनको इंट्रोस्पेक्शन इस चीज के ऊपर करना चाहिए। दूसरा, कुछ विषय यहां पर आए थे, इन्होंने ये कहा कि हमने विकास किया, सड़क बनाई। एक दिल्ली से सहारनपुर की भी सड़क रही, 1900 करोड़ रुपए के पेमेंट हो गए और वो कागजों पे सड़क रह गई। इस तरह की जो चीज होती है, ये जो हिपोक्रेसी है और जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है कथित विकास, इसको जनता देख रही है। आज की जो जनता है, ये प्रमुख रूप से अगर आप वोटर देखेंगे तो 18 से 40 का 65% से ज्यादा है। ये बड़ा अवेयर वोटर है।
तो इसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, बरगला नहीं सकते। आपको डिलीवर करना पड़ेगा, जो आप कमिट करेंगे, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए और फिर आपको अपने ट्रैक रिकॉर्ड में उस डिलीवरी को सम्मिलित करना पड़ेगा। तब उत्तरोत्तर आपको लगातार समर्थन मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम इन काम को करके दिखाएंगे। जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमने प्रस्तुत किया था, उसमें जितनी बातें हमने कही है वो सारी बातें हम इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि 2019 हमारे लिए अगली लड़ाई है, अगला चैलेंज है और उसमें भी हमको सफल होना है। बिल्कुल। तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अब ये तो बात हुई आज के नतीजों का मंथन, नतीजों पर मंथन या नतीजों का पोस्टमार्टम अभी आने वाले 1-2 दिनों में आगे भी होता रहेगा और तमाम पार्टियां भी करेंगी और हम लोग भी करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री। कुछ चेहरों को लेकर चर्चा चल पड़ी है। आइए एक एक करके उन चेहरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात, एक नाम जिस पर चर्चा है, राजनाथ सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे वक्त से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, यानी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबा तजुर्बा प्रशासन का, संगठन का, राजनाथ सिंह का। और कोई बीजेपी में विवादित चेहरा नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। जातिगत राजनीति करने का भले कभी कभार आरोप जरूर लगता है कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं। नकल विरोधी अध्यादेश कानून के जरिए यूपी में खासी चर्चा में रहे थे। दूसरी अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात सामने आ रही है, उनका नाम पर भी चर्चा हो रही है। कट्टर हिंदूवादी छवि से अलग पहचान है, समर्थकों को टिकट न मिलने से नाराज भी थे। हिंदू युवा वाहिनी के उम्मीदवार उतारने से भी परेशानी बढ़ी कुछ सीटों पर, यह भी बातें होती है। पश्चिमी यूपी में आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रही है, इनकी ताकत है, हम एक एक करके ताकत और कमजोरी दिखा रहे हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण नाम, मौर्य बहुत अहम है। यहां पर देखिए रोहित, जिस तरीके से इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई प्रदेश संगठन को संभालने की, तो उसके बाद इन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और केशव प्रसाद मौर्य जो कि माने जाते हैं कि करीबी हैं नेतृत्व के, और उसके साथ साथ सहजता बहुत ज्यादा है और एक वर्ग को साधने की जो कवायद थी वो इनके जरिए जरूर सधी है। तो ये बड़ा नाम है और इनकी भी चर्चा लगातार हो रही है। एक और नाम यहां पर दिखाते हैं, मथुरा से बीजेपी के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे श्रीकांत शर्मा। यह भी एक बड़ा नाम है, एक युवा चेहरे के तौर पर, साथ में राष्ट्रीय मीडिया को संभालते थे। इसके साथ साथ अगर कहें तो इनको भी यहां पर इस वक्त मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर श्रीकांत शर्मा के अलावा बात करें तो दिनेश शर्मा, ये अपने आप में एक बड़ा नाम है, अच्छी खासी इनकी पकड़ है और लखनऊ में मौजूदा दौर में आप व्यवस्था संभाल रहे हैं। सीधे तौर पर दिनेश शर्मा को लेकर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई ये भी यहां पर बन सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो अलग अलग नाम चल रहे हैं वो बहुत अहम है। अब इंतजार करना होगा कि क्या यहां पर इस वक्त लोगों में जो चर्चाएं चल रही हैं तो इनका नेतृत्व क्या तय करता है, इनका शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है। और एक और नाम यहां पर दिखाते हैं, पहले भी एक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उमा भारती। एक बड़ा नाम ये भी अब देखना होगा कि क्या इनको मौका मिल पाता है महिला होने के नाते, या फिर जिस तरीके से इनकी पकड़ है। हालांकि इनको लेकर भी चर्चाएं जरूर हो रही हैं। रोहित, बिल्कुल। अब इस सवाल का जवाब विजय जी से जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी, ये इन तमाम नामों को लेकर चर्चा, लेकिन क्या लग रहा है आपको, किस नाम पर, कौन से नाम पर जो सहमति है वो ज्यादा बनती हुई दिख सकती है, या कौन सा नाम अभी रेस में आगे चल रहा है? क्योंकि विजय जी रेस तेज हो गई है, शुरू हो गई है रेस। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंत्रणाओं, बैठकों का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है, लॉबिंग का खेल भी चल रहा है। बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगला मुखिया कौन होगा प्रदेश का। किसकी दावेदारी को सबसे मजबूत मानते विजय जी? देखिए रोहित जी, चूंकि करिश्मा चूंकि मोदी का है तो फैसला भी मोदी का ही माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा जी। उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, जो और आने वाले दिनों में जो संभावना है, जो पहल अखिलेश यादव जी ने की है बुआ जी के साथ जाने की, मायावती जी के साथ जाने की, यानी बसपा को भी वो साथ ले सकते हैं। और बसपा की जो दुर्दशा हुई है, जो 20 सीटों और 19 सीटों के आसपास वो आ चुकी है, तो अब ऐसी संभावना है कि अब असल में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में महागठबंधन सामने आएगा। वो महागठबंधन हो सकता है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एंड अदर्स, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ हैं वो इकट्ठा हो सकती हैं।
तो अब भाजपा को मुकाबला करना है, एक तरफ भाजपा दूसरी तरफ अदर्स। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक रणनीतिक तौर पे ऐसे चेहरे को पेश करना चाहेगी जिसके सहारे वो उन वोटरों में भी अपना भरोसा पैदा कर सके जो अभी भी उसके साथ नहीं है। देखिए, इसमें एक वोटों का गणित हम आपको बताना चाहेंगे ताकि मुख्यमंत्री के चेहरे पे हम ज्यादा अच्छे ढंग से बात कर सकें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यादव समुदाय की पार्टी मानी जाती है। पिछले 25 साल से माई समीकरण यहां काम करता रहा, यानी मुसलमान और यादव। लेकिन इस बार के चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादवों में थोड़ी सी नाराजगी थी। बड़े तबके ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। उसकी वजह यह थी कि बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा हुई कि नौकरियां कन्नौज, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद यहां के यादव समुदाय को मिलती है, हम लोगों को नहीं। इस वजह से इनके साथ आए। दूसरा बड़ा समुदाय दलितों में जाटों का है, जो दलित आबादी का करीब करीब आधा है। जाटों के अलावा बाकी दलित समुदाय में भी यही संदेश गया कि मायावती सिर्फ जाटों का काम करती है, हमारे साथ न्याय नहीं करेंगी। अब ऐसे में जब सभी पार्टियां एक साथ इकट्ठा होंगी तो 10% यादव, 10% जाटों और 20% माइनॉरिटी, यानी 40% वोट बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब बीजेपी ने जो 60% वोटों में से 42% लिया है, वो अपने वोट बैंक को और बड़ा करना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या तो पिछड़े वर्ग को बनाएगी मुख्यमंत्री, या तो दलित वर्ग से बनाएगी। चूंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है, जो करीब करीब बन गया है, सिर्फ उसकी घोषणा होना बाकी है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहल की है। अगर भाजपा दलित को बनाएगी और दलित में ऐसे चेहरे को बनाएगी जो एक सॉफ्ट स्पोकन हो, जिसका बैकग्राउंड संघ से हो, जो हर वर्ग में स्वीकार हो, जिसकी टाइटिल अच्छी हो, तो ऐसे भी एक पूर्व मंत्री हैं, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, साथ में वो सांसद भी रहे हैं। चूंकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, तो वो नाम इसमें हो सकता है जो आपकी लिस्ट में नहीं है जी। इसके अलावा केशव मौर्य का नाम निश्चित तौर पे एक मजबूत दावेदार के तौर पे है। मैं राजनाथ जी का नाम इसलिए इसमें मजबूत नहीं मानता हूं क्योंकि 2002 में जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 187 सीटें बीजेपी के पास थी और जब चुनाव हुए तो 87 सीटें बची, 100 सीटें साफ हो गई। और राजनाथ जी जब तक उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटजी बनाते रहे, भाजपा की सीटें लगातार घटती गई। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे नेता है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, लेकिन वोटों को जोड़ने में उतने कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस काम को शायद ये रिस्क न ले कि किसी सवर्ण को बनाए, क्योंकि ऑलरेडी उसने केंद्र के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, ओबीसी को काफी प्रतिनिधित्व दे रखा है। उत्तर प्रदेश में अब अगर दलित बनेगा तो वो एक चेहरा हो सकता है जिसका मैंने जिक्र किया, मैंने नाम आपसे नहीं लिया है अभी। दूसरी बात यह है कि केशव मौर्य मजबूत दावेदार हैं, और तीसरी संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि रिसर्च की फैक्ट्री भी चलाती है, रिसर्च करती है लगातार, तो वो कोई एक ऐसा और नाम ला सकती है जो शायद हम लोगों के बीच में बिल्कुल चर्चा में नहीं हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शायद उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाने से भाजपा बचे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बाई इलेक्शन होगा, और बाई इलेक्शन में कहीं वो सीट बीजेपी से निकली तो फिर जो इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी बीजेपी के पक्ष में आई है, उसकी हवा थोड़ी खराब होगी। बिल्कुल। अब बीजेपी इस माहौल को बनाए रखना चाहेगी, किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, हो सकता है वो दलित समुदाय से हो। बिल्कुल, तो दलित समुदाय से भी हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, और इसके अलावा किसी समुदाय से भी। मेरा मानना है कि जैसे सुरेश खन्ना है जी, जैसे राधा मोहन अग्रवाल है जी जी जी, पूरी कीजिए बात विजय जी। इसके अलावा और भी कई ऐसे जी इनके अलावा और भी कई ऐसे इनके विधायक हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जिनमें काफी क्षमता है, जो उत्तर प्रदेश को चला सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको ट्रिपल पावर मुख्यमंत्री चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तत्काल काम शुरू कर दे, जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दे, और साथ में जो उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और मोदी जी के साथ तालमेल कर सके, मेहनत कर सके। तो ट्रिपल पावर मुख्यमंत्री इनको चाहिए। इनको ब्यूरोक्रेसी में काफी उसको ओवरहालिंग करने की जरूरत पड़ेगी इनको। तो ढेर सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी किसी दलित या किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना के
और ताकतवर आदमी को ये सत्ता सौंपेगी, ताकि ये जो इतनी बड़ी मेजोरिटी है, इस मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश की जो उम्मीदों का पंख है, तो विजय जी आपका ये कहना है कोई दलित या अति पिछड़े वर्ग से भी हो सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, लेकिन नरेंद्र मोदी अक्सर कई बार ऐसे चेहरे दे देते हैं, क्योंकि अगर झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र अगर हम करें, सोच से परे कोई चेहरा होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस वर्ग से हो सकता है। बहरहाल विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, अंशु अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया और कर्नल सत्यवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल प्राइम टाइम की बड़ी बहस में आज इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।